आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन। ये हमारे हाई स्कूल का चैप्टर है। इसमें हम आज पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस हमारी क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शंस हमारी क्या होती हैं कि बहुत सारे जो हमारे एनवायरनमेंट में इधर उधर जो भी नई चीज बन रही है, इसे हम देख नहीं सकते, वही हम मान सकते हैं क्या केमिकल रिएक्शंस है। जैसे रिस्पायरेशन सिस्टम, हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। तो ऑक्सीजन और CO2 के बीच में जो चेंजमेंट हुआ और CO2 रिलीज हुई, वही हमारी क्या होती है, एक केमिकल रिएक्शन होती है। अब इसी में एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम अपना, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन पर क्या लगता है, जंग लगती है। तो ये कैसे होता है, ये सभी हमारी क्या है, केमिकल प्रोसेस है। ये हमें दिखाई नहीं देती है, सिर्फ प्रोडक्ट दिखाई देता है, हमें क्या बना कैसे बना ये हम नहीं जानते हैं इसको। तो ये सभी हमारी क्या है, केमिकल रिएक्शंस है, मतलब कोई नई चीज बनना। केमिकल रिएक्शंस मतलब कोई नई चीज बनना। अब केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है कि हम इक्वेशन क्यों लिखें। तो हम इक्वेशन इसलिए लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं जैसे आपकी पहले है केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस हमारी क्या होती हैं कि जो थ्योरी है, हम उस थ्योरी से बचने के लिए भी क्या कर लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन। अब जैसे मैंने कोई भी रिएक्शन कराई, तो कोई भी रिएक्शन जब हम कराते हैं तो वो एनवायरनमेंट में जितनी भी चीजें हमने कराई हैं उसको हम थ्योरी में ना लिख करके एक वन लाइनर में लिखना है। तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन पहली बात थ्योरी से बचने के लिए हमें लिखनी पड़ती है कि थ्योरी हमें ना लिखना पड़े और केमिकल रिएक्शन मतलब थ्योरी ना लिखना पड़े और उसमें को वन लाइनर में हम क्या लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन। अब यहां पर देखिए कि जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कोई, जैसे मैग्नीशियम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जैसे अब ये हमने क्या लिख दिया, एक इक्वेशन लिख दी। ये क्या बोली जाएगी, हमारी वर्ड इक्वेशन है। तो मैं क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन इसके साथ हीट की प्रेजेंट में करने पर क्या बनना है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको हम थ्योरी में लिखेंगे कि मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसको वन लाइन में कैसे लिखेंगे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस थ्योरी को ना लिखना पड़े उसके लिए हम क्या लिख देते हैं, रिएक्शंस लिख देते हैं या इक्वेशंस लिख देते हैं। तो इक्वेशन हमारे लिए इसीलिए हमें इंपॉर्टेंट होता है कि जो हम थ्योरी ना लिखे पहली बात, ठीक। अब ये हमारी क्या होगी, ये वर्ड इक्वेशन होगी। इसको मैंने इसमें लिखा, शब्दों में लिखा है। अगर इसको केमिकल में केमिस्ट्री की भाषा में क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम को हम क्या लिख सकते हैं, Mg। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि मैग्नीशियम को 9th में बताया गया और मैग्नीशियम को Mg लिखा जाता है, प्लस ऑक्सीजन को O2 गिव्स MgO। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को क्या कर दिया गया, जोड़कर बना दिया गया क्या, MgO, ठीक। अब देखिए इतनी थ्योरी से हमने इसको वर्ड में इतनी थ्योरी की, उसके बाद लास्ट में कितनी, वन लाइनर हो गया। तो इसीलिए हमारी क्या केमिकल इक्वेशन रिक्वायरमेंट, इसीलिए हमारी केमिकल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। तो हमें थ्योरी ना लिखनी पड़े। अब ये हो गया हमारा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO, ये हमारी केमिकल इक्वेशन होगी। अब इसमें देखिए कि हम तो लिख तो देंगे केमिकल इक्वेशन, लेकिन हम जानेंगे कैसे कि बना क्या और बना किससे रहे। तो हमें याद क्या रखना होता है कि जब कोई सब्सटेंस ठीक मिल करके नए सब्सटेंस को बनाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, रिएक्टेंट, और जो नया बनता है हमारा वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। तो ये देखिए ये Mg और ये ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है हमारा, MgO। मतलब ये MgO नया बना, ये हमारे दो रिएक्टेंट हैं, ये दो सब्सटेंस है और मिलकर के क्या बनाया, नया सब्सटेंस बनाया। तो ये हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, ये हमारा क्या होगा, रिएक्टेंट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रिएक्टेंट, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, प्रोडक्ट, या इसको
इसको लिख सकते हैं LHS साइड RHS। तो रिएक्टेंट हमारा ऑलवेज किधर रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड, और प्रोडक्ट हमारा क्या रहेगा, RHS साइड। ठीक, ये प्लस क्या इंडिकेट करता है कि इनको दोनों को ऐड करने पर हमारा क्या बना है, MgO। और ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारी रिएक्शन इस डायरेक्शन में हुई, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुई। फॉरवर्ड डायरेक्शन में एरो का इंडिकेशन, मतलब इससे क्या बनना है, इधर 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 हमारा क्या बनना है, प्रोडक्ट बनना है। ठीक, अब ये हमारी हो गई केमिकल इक्वेशन, रिएक्टेंट भी हो गए हैं और प्रोडक्ट भी हो गए। ठीक, अब इसी में हमें क्या देखना है कि ये तो हमने रिएक्शंस तो लिख ली, लेकिन अब रिएक्शंस ऐसा तो नहीं कि मतलब लिया इतना बना इतना दिया, तो इसको सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ता, बैलेंस करना पड़ता। इसी के आगे हमें क्या सीखना है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ही जरूरी होता है, क्योंकि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन क्या कहता है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय। मतलब कहने का ये है कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसे क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मान लिया हमारा कोई 1 किलो 1 kg का, हमारे पास मान लिया कोई 1 kg की कोई भी चीज रख ली है, मान लिया कोई भी चीज है हमारे पास 1 kg की है, तो उसको हम चाहे जितने पार्ट में डिवाइड कर दें, चाहे जितने पार्ट में डिवाइड कर दें, लेकिन क्या उसको डिवाइड करने के बाद अगर उसका हम वेट करते हैं तो वो वेट हमारा कितना आएगा, 1 kg का आएगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो हमारा वेट क्या हो गया, कम हो गया या बढ़ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज जितने वेट की होगी वो चीज उतने ही वेट की रहेगी, कब तक, चाहे जब तक उसको चाहे जितना डिवाइड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मास ऑफ लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन हमारा क्या कहता है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, मतलब ना तो हम उसे बना सकते हैं ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। उसे क्या कर सकते हैं, आप डिवाइड कर सकते हैं, भागों में बांट सकते हैं, लेकिन वो उसका पूरा वेट करेंगे फिर भी वो सेम हो जाएगा। तो उसी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। उसी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। अब बैलेंस इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि जितने हम प्रोडक्ट लेंगे उतने, जितने नंबर ऑफ मोल लेंगे उतने, जितने नंबर ऑफ मोल लेंगे उतने नंबर ऑफ मोल हमारे प्रोडक्ट के भी मिलने चाहिए। तो इसीलिए हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। मान लिया यही आपकी रिएक्शन है तुम्हारी कौन सी, मान लिया कोई रिएक्शन है Zn प्लस H2 Zn प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2। ये कोई आपकी रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक, ये देखेंगे ये हमारी रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करती है कि नहीं करती है। तो इसको अब हम कैसे चेक करेंगे, पहले नंबर पर ये देखना है। तो इसको हम देखते हैं कैसे बैलेंस है या नहीं बैलेंस है। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, इधर लिखना है एलिमेंट, इधर लिखना है, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है ना, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। तो इसे हम इधर क्या लिख लेंगे, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट, और इधर क्या लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट या RHS साइड या LHS साइड। मतलब ये हमारी कैसी, ये क्या है, रिएक्टेंट है, इससे क्या बनना है, हमारा एक प्रोडक्ट बनना है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर क्या होते हैं, हमारे रिएक्टेंट होते हैं, और राइट हैंड साइड पर हमारा क्या बनता है, प्रोडक्ट होता है। तो इसको हमने लिख लिया है, सारणी बना दी हमने, टेबल बना दी। ठीक, तो अब इसमें देखते हैं, ये हमारे क्या है, रिएक्टेंट है, और ये हमारे क्या, प्रोडक्ट। तो ये इन्हें हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। ZnSO4 है, H2 है, ये सब क्या हमारे एलिमेंट है। तो इधर क्या लिखते हैं, एलिमेंट में लिखते हैं Zn। ठीक, तो एलिमेंट हमारा क्या होगा, Zn। अब यहां पर देखना, ये हमारी रिएक्टेंट साइड है, तो इधर Zn कितने हैं, इसके आगे तो कुछ है नहीं कोई कोएफिशिएंट, और ना ही इसके सफिक्स में है, तो इसमें कितने 1 है Zn, तो लिख दिया होगा। इधर प्रोडक्ट में कितने Zn, इधर भी 1 ही है, तो 1 ही लिख दिया। अच्छे से समझना, ये अब क्या है, हाइड्रोजन है, लिख दिया हाइड्रोजन। ठीक, यहां पर क्या है, इसमें सफिक्स में कितने 2, तो मतलब इसका क्या 2,
डायमर फॉर्म में रहता है ना, तो इधर भी कितने हैं, 2, प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन, 2। अब इसके देख लेते हैं, ये क्या है, सल्फर S मतलब सल्फर, तो सल्फर इसमें कितना है, 1, इसमें कितना है, 1। और यहाँ पर देखना क्या है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन देख लिए, इसमें कितने हैं, 4, इसमें कितने, 4। अब देखो इसमें कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट या नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेम है कि नहीं, दोनों में एलिमेंट सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो रिएक्शन हमारी कैसी है, ये बैलेंस रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, बैलेंस रिएक्शन। तो इसमें देखते हैं ये रिएक्टेंट है, इधर प्रोडक्ट है, तो इधर भी एलिमेंट हमारे सेम है, जितने एलिमेंट रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे उतने ही हमारे प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हुआ। तो कहने का मतलब ये हमारी रिएक्शन कैसी है, बैलेंस रिएक्शन है, और ये किस पर मास कंजर्वेशन नियम को लॉ को फॉलो करती है। अब ऐसा नहीं कि आप ये चुटकी भर घना समंदर भर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये हमारी क्या होगी, बैलेंस Fe प्लस H2O gives Fe3O4 प्लस H2। ये हमारी कोई दूसरी रिएक्शन। अब इसे हमें देखना है कि ये बैलेंस रिएक्शन है कि नहीं बैलेंस रिएक्शन, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करती है या नहीं फॉलो करती है। तो मान लिया, अब देखते हैं इधर, इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे। क्या करेंगे, फिर से वही टेबल बना लेंगे। ये इधर लिख लिए एलिमेंट, क्या लिख लिए, एलिमेंट, इधर लिख लिए नंबर ऑफ रिएक्टेंट LHS, और इधर लिख लिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट RHS। ठीक, अब इधर देखते हैं हम कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। अब इधर देखिए, ये क्या है, Fe एलिमेंट, इसको लिख लिए Fe। ठीक, इधर नंबर ऑफ रिएक्टेंट में कितने Fe है, कितने Fe, 1 है, तो इसको लिख लिए 1। इधर कितने, 3, सफिक्स में कितने, 3 है, तो इधर नंबर ऑफ प्रोडक्ट में Fe कितने, 3। और इसमें देखते हैं, इसको ले लेते हैं, हाइड्रोजन को ले लेते हैं H, इसमें कितने, 2 रिएक्टेंट में, यहाँ कितने, 2। ठीक, अब ऑक्सीजन को ले लेते हैं, यहाँ पर कितना ऑक्सीजन, 1, और यहाँ पर 4। तो आप देखिए इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मेंशन करिए। तो रिएक्टेंट में जो हमारा Fe 1 है, और प्रोडक्ट में हमारे कितना है, 3, और इधर हाइड्रोजन में 2, इधर प्रोडक्ट में 2, तो सेम है, कोई बात नहीं। ऑक्सीजन में 1 और इधर 4। इसका मतलब कहने का ये है कि ये हमारी जो रिएक्शन है अनबैलेंस है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को नहीं फॉलो करेगी। तो इसको फॉलो कराने के लिए हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें ये देखना है इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ किसका है, किस एटम का नंबर सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा नंबर किसका है, ऑक्सीजन का, तो उसी को पहले नंबर पर हम बैलेंस करते हैं। तो अब इसके नीचे लिखेंगे अब इधर लिख देंगे ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो ऑक्सीजन एटम, ठीक, इधर ये सारणी बना ली है। ठीक, अब यहां पर एक बात आपको याद रखना है कि हमें इस बॉक्स के अंदर कुछ, इन सबको पहले नंबर पर बॉक्स में डाल दो। यहां पर इसको भी बॉक्स कर दिया, और इसको भी हमने बॉक्स कर दिया, इसको भी हमने बॉक्स में डाल दिया। अब जो भी हमें चेंजमेंट करना होगा, जो भी हमें बैलेंसिंग करनी होगी, वो हमें इस बॉक्स के बाहर ही करनी होगी। इस बॉक्स के अंदर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इन बॉक्सों के अंदर हम अगर कोई भी नंबर घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो हमारा क्या बदल देगा, पूरा फार्मूला बना देगा। क्या बदल देगा, पूरा फार्मूला ही चेंज कर देगा। तो इसलिए हमें बॉक्स इसलिए हमने बना लिया कि हमें इसके अंदर कुछ नहीं करना है।
इनके बाहर भी करना है, कोई भी कोएफिशिएंट हमें लगाना है तो इसके बाहर भी लगाना है। तो अब देखते हैं ऑक्सीजन एटम, ठीक, इनिशियल पहले कितने हैं हमारे ऑक्सीजन एटम, देखते हैं इसमें 1 है, तो 1 है इसमें, किस फॉर्म में है, H2O, तो H2O, H2O में कितना है, 1 है, ठीक, और इधर प्रोडक्ट में कितना है, इधर रिएक्टेंट लिखिए ना, इधर लिख लिया रिएक्टेंट, इधर लिख लिया प्रोडक्ट, ठीक। तो प्रोडक्ट में हमारा कितना है, प्रोडक्ट में हमारा कितने, लिखिए फार्मूला लिखिए, इन Fe3O4, इसमें कितने 4 है, इसमें ऑक्सीजन एटम कितने 4, इसमें कितने 1, तो हमें लाने कितने 4 लाने ना, तो 4 लाने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा 4H2O, तो हमारे ऑक्सीजन कितने पहुंच जाएंगे, 4 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, और यहां पर आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे हमारे ऑक्सीजन एटम, मतलब 4 ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे। तो हमें क्या करना होगा कि जो इस रिएक्शन में है H2 है O है, तो H2O को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी हमारे जो प्रोडक्ट के ऑक्सीजन एटम है वो सेम हो पाएंगे। अब यहां पर हम 4 से, मैंने कहा कि इसको क्या करेंगे, बॉक्स में बंद कर लेंगे। अब ऐसा नहीं आप दिमाग में चल रहा हो कि इसको हम लिखते हैं H2, इसको क्या लिखते हैं H2O4, अभी तो बैलेंस है, लेकिन नहीं, हमने क्या कहा है कि इसको ऐसे नहीं लिख सकते, हम इस बॉक्स को हम कुछ नहीं करेंगे, इस बॉक्स के बाहर ही हम कोई भी कोएफिशिएंट लगाएंगे, तो 4 हम कहां लिखेंगे, इस बॉक्स के बाहर लिखेंगे। तो अब हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी, जो हमारी इक्वेशन आएगी, वो हमारी इक्वेशन क्या होगी, अब इसको फिर से लिख लेते हैं, इस इक्वेशन को हम Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, ये हमारी क्या बन गई, रिएक्शन आ गई, ठीक, ये हमारी क्या एक रिएक्शन आ गई। अब हमने क्या कर लिया, ऑक्सीजन को तो बैलेंस कर लिया, अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया हमारा, हो गया ना। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, अब देखते हैं किसको, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक। अब दूसरे नंबर पर क्या करेंगे, लिखेंगे, स्टेप डालना और डालिए, लिख लीजिए हाइड्रोजन एटम, तो अब हमें क्या करना है, हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना है, क्या करना है, बैलेंस करना है। तो देखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक, रिएक्टेंट समझते हैं, ये है, प्रोडक्ट हमारा ये है। तो रिएक्टेंट में अब देखिए 4, इधर क्या सफिक्स में 2 है, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो इसमें देखेंगे इनिशियल, पहले क्या है, पहले कितने हैं, अब देखिए इसमें कितने हमारे 4H2O है। अब हमें इस रिएक्शन को नहीं देखना, अब इसको देखना, यहां से अब हाइड्रोजन को हम बैलेंस करेंगे, यहां से नहीं बैलेंस करेंगे, फिर से यहां देख लीजिए, यहीं से बैलेंस करेंगे इस रिएक्शन से, तो हमें क्या, इसमें इनिशियल में कितने 4H2O है, और इधर प्रोडक्ट में कितने 1 है ना, इसमें कितने 1H2 है ना, एक H2 है, इसमें कितने 4H2 है, तो इसको क्या करेंगे 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारे क्या हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे। तो अब हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, अब हमारी रिएक्शन हो जाएगी Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक। अब इधर देखिए, इधर भी H2 सेम है, इधर भी H2 सेम है, इधर भी ऑक्सीजन सेम है, इधर भी ऑक्सीजन सेम, कोई प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए आपको प्रॉब्लम, ठीक। अब हमें क्या बदलना है, Fe चेंज करना है, तो Fe को अब इधर देखिए, Fe कितना है, हमने देखिए हमने बॉक्स के अंदर कुछ नहीं किया, बॉक्स के अंदर हमने कुछ भी नहीं किया, हमने क्या किया, उसके पहले भी कोई भी कोएफिशिएंट नहीं लगाया, तो हमने उसके पहले लगाया है। तो अब इसमें देखते हैं, अब हमें क्या करना है, Fe को बैलेंस करना है, तो लिख लीजिए फॉर Fe एटम, फॉर Fe एटम, Fe को बोलते हैं फेरस, फेरस आयरन बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो यहां क्या हो गया,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। ठीक, अब यहां से फिर देखिए, अब हमें क्या करना है, Fe को बैलेंस करना है। इनिशियल लिख लेते हैं, शुरुआत में कितने हैं, तो अब इसमें Fe कितने हैं, 1, यहां कितने हैं, इसमें देखिए इसमें कितने हैं, 3, इसमें कितने हैं एटम, 3 Fe हैं, उसमें कितने हैं, 1, तो इसको क्या करेंगे, इसमें कितने 1 एटम है Fe का, इसमें कितने 3, तो इसको हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे Fe एटम हमारे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अब हमारे Fe एटम क्या हो जाएंगे सेम। अब ये हमारी जो रिएक्शन बैलेंस होगी हम लिख लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 3Fe, इसको क्या लिखेंगे, Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक, तो ये हमारी क्या हो गई, रिएक्शन क्या है, बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई। देखिए रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई, क्योंकि यहाँ पर कितने थे 3Fe, यहाँ पर कितने रिएक्टेंट में हमारे कितने थे 1, तो इसको क्या कर दिया हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और कोएफिशिएंट आगे लिख देते हैं, बात खत्म। हमने किसी, अब पूरी रिएक्शन आप देखिए पूरी बैलेंस हो गई कि नहीं बैलेंस हो गई। अब देखते हैं रिएक्शन पूरी बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, तो देखते हैं, इधर लिख लेते हैं एलिमेंट और इधर लिख लेते हैं रिएक्टेंट या LHS, इधर लिख लेते हैं प्रोडक्ट RHS। ठीक, रिएक्टेंट और तो पता ही हो गया होगा, रिएक्टेंट क्या होता है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा जाता है वो रिएक्टेंट होता है, और जो राइट हैंड साइड पर होता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है। मतलब रिएक्टेंट से मिलकर क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। जब कोई दो सब्सटेंस मिलकर के न्यू सब्सटेंस बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर एलिमेंट देखते हैं, लिखते हैं एलिमेंट Fe। ठीक, कितने हैं रिएक्टेंट में, कितने हैं 3 है, तो इसको लिखेंगे 3, प्रोडक्ट में कितने हैं 3। अब इसको देखते हैं, हाइड्रोजन को ले लेते हैं, यहां पर कितने 4 की मल्टीप्लाई तो 2 से कितने 8, यहां पर कितने 4 × 2 8। अब ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन यहां कितना है 4, प्रोडक्ट में कितना है 4। इसका मतलब ये हमारी रिएक्शन क्या है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करती है। इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारी क्या होगी, बैलेंस इक्वेशन होगी, बैलेंस इक्वेशन होगी। बैलेंस इक्वेशन मैंने बताया है किस लिए करना होता है, क्योंकि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो कराने के लिए। क्योंकि अगर बैलेंस इक्वेशन नहीं करेंगे तो बना ले 1 ग्राम में 10 ग्राम बना नहीं पाएंगे ना, उससे प्रॉब्लम और क्रिएट होगी। ठीक, अब ये हो गया हमारा। अब इसके बाद इसमें फिजिकल स्टेट, इसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, फिजिकल स्टेट हमारी क्या होती है कि हम किसी चीज को हम देखकर और उसे महसूस करके बता सकते हैं ये सॉलिड है, लिक्विड है, एक्वस है, ये सब हमारी क्या है उसकी फिजिकल स्टेट है। मतलब कोई भी हम देख कर बता दें, जो चीज हमें दिखाई दे रही है वो उसकी क्या कहलाएगी, फिजिकल स्टेट कहलाएगी। केमिकल स्टेट नहीं दिखाई देती, क्योंकि बीच में कैसे बना ये किसी को नहीं दिखाई देता है ना, वो लैब में ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक, तो अब इसी के आगे मान लिया लिख दिया, उन्होंने कहा कि आपको Fe किसमें लेना है, सॉलिड में लेना है, H2O किसमें लेना है, एक्वस में या गैसियस प्रोडक्ट में लेना है, या तो हमारा प्रोडक्ट कैसा बनेगा, ये सब क्या है फिजिकल स्टेट है। जैसे हमारा वाटर है, ठीक, वाटर को अगर हम मेल्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, आइस बन जाता है, तो वो उसकी क्या है, कौन सी स्टेट है, सॉलिड स्टेट है ना। और जो हमारा रूम टेम्परेचर पर होता है वो क्या है, उसकी लिक्विड स्टेट है। अगर इसको हम हीट करेंगे तो ये वेपर बन जाएगा ना, तो ये क्या बना रहा होता है, गैसियस स्टेट। तो वही हमारी क्या है, फिजिकल स्टेट है। अब इसके आगे लिखना है हमें, जैसे इसके आगे लिख दिया हमने सॉलिड, S लिख दिया S, तो ये क्या सॉलिड स्टेट में है। इसको लिख दिया हमने गैस, तो मतलब ये गैसियस, मतलब हीट के फॉर्म में लिया गया है, फॉर्म मतलब भाप के फॉर्म में लिया गया है। इसको लिख दिया सॉलिड, ये हमारा गैस। ठीक, क्योंकि हाइड्रोजन गैस में एग्जिस्ट करती है ना, तो ये सभी हमारी क्या है, फिजिकल स्टेट है। अब कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, सभी अगर उसके आगे ये मेंशन किया है तो इसका मतलब वो उसकी फिजिकल स्टेट को बताया गया है। यही हमारी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, यहीं तक
आपकी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। आगे अभी पढ़ना है कौन कौन सी रिएक्शन होती है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में